नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेसन शुरू करते हैं। इसका भाग 2.3.5 क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, तो इस पर चर्चा करें। क्रियाकलाप 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले किनारे से 3 सेमी ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें, इसे सूखने दें। जार, बिक्कर या परख नली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्थर पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें, अवलोकन करें कि ये पेंसिल से खींची रेखा है और ये स्याही का निशान लगा हुआ है। यहाँ पे छानक पत्थर लगा है, ठीक है। ये कांच की छड़ है, कागज़ की क्लिप है, जार है, छानक पत्थर है और अंदर क्या है, जल है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण करें, अर्थात काली स्याही में कौन कौन से रंग हैं। अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्थर पर क्या देखा? क्या आपने छानक पत्थर के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान पर छानक पत्थर ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है, डाई विलय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्थर पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। प्राय डाई 2 या 3 से अधिक रंगों का मिश्रण है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ है रंग। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है। इसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग। डाई में रंगों को पृथक करने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त में नशीले पदार्थों ड्रग्स को पृथक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 2.3.6 दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, अर्थात 2 ऐसे द्रव हैं जो एक दूसरे में घुलनशील हैं, उसको हम कैसे पृथक। क्रियाकलाप 2.8 आइए हम एसीटोन और जल को उसके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, उसमें एक थर्मोमीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करें कि ये हमारा क्या है, चित्र है, ठीक है। इसके अनुसार क्या करें, उसको सेट कर लें। यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है और इधर देखो ये जो बीच में मटका सा है, इसको आसवन फ्लास्क बोला जाता है। ये आसवन फ्लास्क है, इसके ऊपर थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक नली जो है वो जल निर्गत है, जल निकालने की नली है। बीच में एक क्लैंप लगा है और उसी को एक थर्मोप्लास्ट या जिसके आप कह सकते हो कि शीतलक लगा हुआ है। जल को संगठक यानी कि ठंडा करने के लिए आप ठंडा जल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भाप बनकर आएगी उसको ठंडा करने के लिए बर्फ़ की आवश्यकता पड़ेगी या ठंडे जल की आवश्यकता पड़ेगी।
अब जो दूसरी तरफ जो बीकर है इसमें क्या इकट्ठा हो रहा है, एसीटोन, ठीक है, और शीतल जल यहाँ से निवेश करके ऊपर निर्गत हो रहा है, या ऊपर से निवेश करके नीचे से निर्गत, जैसे भी हो वैसे। तो दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि द्वारा पृथक कर मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगठक द्वारा, जो संगठक होता है इसके द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। जल आसवन फ्लास्क में रह जाता है, क्योंकि जल की वाष्प जो है वो कुछ कम ताप पर नहीं बनती, ज़्यादा ताप पर बनती। उत्तर दें। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए जिस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है, एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दोनों घटकों को हम पृथक कर सकते हैं। विधि को आसवन कहा जाता है। इसका वैसे विधि को आसवन कहा जाता है। इसका वैसे मिश्रण को पृथक करने में इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना ही क्या उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों जैसे जो हमारी धरती से जो तेल निकलता है उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, ठीक है, और जो तारकोल होता है वो भी उसी के अंदर होता है। तो उनको सबको अलग अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि का। इसका उपकरण साधारणतः आसवन विधि के समान ही होता है। केवल आसवन फ्लास्क के संगठक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के टुकड़ों से भरी होती है, जो शीशे के गुटके होते हैं या टुकड़े होते हैं उससे भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए स्टेप प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। तो ये देखिए बच्चों, हाँ, ये सेम आसवन फ्लास्क विधि द्वारा होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो क्या लगा होता है? कॉर्क लगी होती है एक, उसके अंदर शीशे के टुकड़े या गुटके डाल दिए जाते हैं। बस इसके अंदर इतना ही अंतर है, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं? कि वायु है इसमें गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके संघटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। प्रवाह इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है, जैसे वायु दाब बढ़ाकर ताप कम करके वायु को संपीड़न व ठंडा करना, ठीक है। नंबर 2, द्रवीय वायु, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। नंबर 3, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, जैसे क्वथनांक के आधार पर देखो, ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है वो -183, ऑर्गन का -186 और नाइट्रोजन का 196, माइनस का 196। वायु प्रतिशत देखो आयतन में, कि 20.9% वायु प्रतिशत है, आर्गन 0.9 है और नाइट्रोजन 78.1। तो इसी प्रकार से इसको प्राप्त किया जाता है। ये इसका क्या है? संघटकों को अलग अलग करने का ये चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ देखो छानक लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, जिसे फिल्टर बोलते हैं। वायु यहाँ से प्रवेश करती है, इसके बाद दबाव में वायु को संपीड़ित किया जाता है, प्रेशर बिल्कुल दाब दिया जाता है। वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, क्योंकि जब वायु किसी में से पीस कर निकलेगी तो वायु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, ठीक है। और इसी वायु को आगे जो हमारा
ये जो बॉक्स है जहाँ जमा हुआ शीतल जल निवेश करता है और ऊपर से निर्गत करता है, अर्थात इसमें इसको ठंडा किया जाता है। जो इधर से गर्म गैस हवा आती है उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इसके बाद क्या, शीतल संपीड़ित वायु हो जाती है, क्योंकि जब वायु बर्फ में से निकलेगी तो वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इसके बाद पृथक करने वाला, ठीक है, यहाँ पे एक बीच में क्या लगा होता है, पृथक जो पदार्थ होता है वो लगा होता है, ठीक है, इसको पृथक किया जाता है। शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होती है, अर्थात जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो शुष्क बर्फ के रूप में, सूखी बर्फ के रूप में, ठोस टुकड़ों के रूप में यहाँ से क्या जाती है बाहर, और जो बाकी गैस होती है वो आगे की ओर मुड़ जाती है, द्रवीय वायु, लिक्विड जो वायु होती है वो। विस्तारक जेट लगा होता है इसके आगे, क्योंकि विस्तारक जेट क्या कहता है कि किसी भी जो प्रेशर की वायु होती है उसको फुहारा सिस्टम, इसके चित्र में देखो ध्यान से कि जो गैस है वो एक फुहारे के समान वहाँ से क्या हो रही है, निर्गत हो रही है। तो इसे देखिए, हाँ, तो विस्तारक जेट में देखिए कि वायु जो है वो प्रेशर के द्वारा आगे निर्गत हो रही है। नाइट्रोजन निर्गत या आर्गन जो निर्गत होते हैं वो ऊपर से गैस को अलग अलग कर लिया जाता है प्रभाजी आसवन कॉलम द्वारा, और बाकी जो होती है द्रवित ऑक्सीजन आगे इकट्ठी कर ली जाती है। तो इस विधि के द्वारा गैसों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों आगे हम शुरू करते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु में दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें पृथक ऊंचाइयों पर भिन्न भिन्न क्वांटनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ठीक है, वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वांटनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो क्वांटनांक के अनुसार व्यवस्थित करें, ये आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों, जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रवित अवस्था में परिवर्तित, यानी कि द्रव पहले कौन सा बनता है। तो आज तक हम यही करेंगे। इसके बाद इसका जो टॉपिक है 2.3.8 वो हम करेंगे बाद में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।